एक बार किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाया करते थे और उनके यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई वजह नहीं होती थी। कई बार तो बेवजह ही झगड़े हो जाया करते थे और एक दिन पति और पत्नी कुछ इस कदर झगड़ा बन जाता है कि पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक कर दिया। सूटकेस में पैक करने के बाद अब वो घर से निकलता है और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने उस सूटकेस को पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उठाने की कोशिश की तो उसका हैंडल टूट जाता है और हैंडल टूटते ही वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि अब ये सूटकेस कहीं नहीं जाएगा और दूसरा सूटकेस मिलने में वक्त लग जाएगा, इसीलिए यहाँ से निकलने में, यहाँ से भागने में ही भलाई है। हालांकि उसने पहले वो उस कमरे की बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई करता है और साफ़ सफाई करने के बाद उसको एक अच्छा खासा वक्त मिलता है और वक्त मिलने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर पहुँच जाता है। और 7 किलोमीटर दूर पहुँचने के बाद उसको ख्याल आता है कि ये जो लाश है, अगर घर वालों को, परिवार वालों को, पुलिस वालों को या आसपास के लोगों को 7-8 दिन या 10 दिन के बाद मिलेगी तो लाश बुरी तरह से ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी। आखिर थी तो वो मेरी बीवी ही, इसीलिए वो परिवार वालों को सूचना दे देता है, उन्हें खबर दे देता है ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सके। और फिर वो सूचना देता है, खबर देता है और बताता है कि देखो, अंतिम संस्कार कर देना, मैं इसीलिए वक्त पर पहले ही बता रहा हूँ, कहीं बॉडी खराब ना हो जाए। लोगों ने जब इस कहानी के बारे में सुना तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पहले तो उसने एक ऐसा रिश्ता बनाया जिसको उससे बनाना ही नहीं चाहिए था और रिश्ता बनने के बाद उस रिश्ते को ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाते हैं, निभा नहीं पाते हैं और कत्ल कर बैठते हैं। इस कत्ल की गूंज पूरे हिंदुस्तान भर में फैल जाती है और एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक कर दिया। अचानक ही एक जैसी खबर लगता है, बाढ़ सी आ गई है, एक ही तरह की खबर उससे आग निकलना चाहता है। फिर किसी शहर से ऐसी खबर आ जाती है, मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। बेंगलोर से फिर एक घर से एक बैग मिला और उस बैग में एक बीवी बनती है मुर्दा। मेरठ में ही एक और बीवी ने अपने पति को कॉफ़ी में जहर मिलाकर पिला दिया। हालांकि उसको वक्त रखते अस्पताल ले जाया गया, अब भी जान खतरे में है लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट है। ये मियाँ बीवी के बीच में जो खून, कत्ल, मर्डर वाले किस्से आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं। थोड़ा आप लोग भी सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो 7 जन्मों का बंधन है, इस बंधन को कुछ लोग सच में बंधन समझने लगे हैं उस तरीके से कि कहीं कैद ना हो जाए। फिर सोसाइटी और समाज को दिखाने के लिए जो अरेंज मैरिज हो या फिर उस वजह से फीमेल जोड़ियां, लड़की की सोच अलग हो, लड़के की सोच अलग हो, जबरन शादी करा देना, कई चीज़ें एक साथ हो सकती है और यही वजह एक है डिवोर्स का मामला। लेकिन ये सारी चीज़ें पे बहस की जा सकती है, लेकिन इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि आप किसी की जान ले। एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर शख्स अपनी बीवी को मारने के बाद, उसका कत्ल करने के बाद लाश को करीब पर्दे फर्श पे बैठा जाता है और पूरी रात उसके पास बैठा रहता है और पूरी रात उससे वो बातें करता रहता है कि तुम मुझसे क्यों झगड़ा करती हो, तुम मुझसे क्यों लड़ती हो, क्यों तुम मुझसे बहस करती हो, क्यों तुम मुझ पर शक करती हो, क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नौकरी या बेरोजगारी के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, क्यों तुम मेरे साथ खुशी से नहीं रह सकती हो। ये सारी बातें पूरी रात करता रहा और बीवी के साथ जिस थोड़ी सी देर पहले उसने मारा था। आज की कहानी बेंगलुरु के एक ऐसे कपल की कहानी है जिनकी शादी सिर्फ 2 साल पहले हुई थी। दोनों अच्छे परिवार से थे। राकेश खड़ेकर 35 साल की उसकी उम्र है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हिचाची मशहूर कंपनी है जो हिचाची मंजूर में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर गौरी शौकर
32 साल की गौरी शोकर ने मार्क्स ऑन किया था। मीडिया में शायद जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। तो गौरी और राकेश की शादी दोनों के घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज की गई थी। राकेश पुणे में रहा करता था और घर वालों ने रिश्ता देखा, दोनों की मर्जी से शादी तय हो गई। साल 2022 में दोनों की शादी हुई। 22 के अंत में राकेश पुणे में ही रहा, वहाँ व्यस्त था और वर्क फ्रॉम होम कर रहा था इसी हितीय सिस्टम कंपनी के लिए, और गौरी एक कंपनी में काम कर रही थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी और सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक तभी फरवरी में राकेश को एक ऑफर मिला बेंगलुरु से, और बेंगलुरु उसने ट्रांसफ़र ले लिया, बेंगलुरु पहुंच गया। और गौरी ने भी अपनी पति के साथ जाना था, नौकरी छोड़ दी। राकेश ने कहा कि चलो बेंगलुरु में दूसरी जॉब कर लेना, तुम अपना मियाँ बीवी दोनों बेंगलुरु पहुंच गए। और फरवरी में बेंगलुरु जाने के बाद साउथ बेंगलुरु के एक अच्छे इलाके में उन्होंने एक फर्स्ट फ्लोर पर अपार्टमेंट लिया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं रहने लगे। सब सेट हो गया, वर्क फ्रॉम होम अपना वहाँ से भी राकेश कर रहा था। इधर गौरी ने हर कंपनी में अपना बायोडाटा सीवी जमा करना शुरू किया जॉब के लिए। अब बेंगलुरु ही उसका आशियाना था। आने वाले कई सालों तक तो गौरी ने ये तय रखा था कि यहीं पर वो जॉब करेगी। शादी से पहले भी उसने कह रखा था कि मैं जॉब करूँगी, और राकेश तैयार था। अब इधर दिन बीतने लगे, घर सेट हो गया, लेकिन गौरी को नौकरी नहीं लग रही थी। धीरे धीरे गौरी पर फ्रस्ट्रेशन हावी हो रहा था। अब वो राकेश को टोकती थी कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, अच्छा खासा मैं पुणे में काम कर रही थी, तुम पुणे से यहाँ चले आए, तुमने अपना करियर देखा, मेरा करियर देखा नहीं। और इस बात पर मियाँ बीवी में नोक झोंक शुरू हो गई। राकेश कहता था सर्व करो मिल जाएगी, कोशिश करते रहो, अभी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे गौरी को फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होने लगा। उसे लगा कि पता नहीं उसका करियर का क्या होगा। और इसी बीच में मियाँ बीवी के बीच नोक झोंक चल रहा था। और अब बेंगलुरु का पहला वो महीना था, लगभग वो इस तरीके से गुजर गया। अब 28 मार्च आज तारीख 28 मार्च आ जाता है, 29 मार्च आ जाता है, 26 मार्च की बात है। 2 दिन पहले की जब वेडनेसडे बुधवार का दिन 26 मार्च की तारीख रात को गौरी ने खाना बनाया, राइस और कुछ एक सब्जी उसे कुकर में बनाया था, डाइनिंग टेबल पर रखा। रात को दोनों बैठते हैं, जैसे ही डाइनिंग टेबल पर दोनों बैठे गौरी फिर से शुरू हो गई। उसने राकेश से कहा कि तुम्हारा तो वक्त बीत जाता है, तुम अपने जॉब में लगे रहते हो, काम पे लगे रहते हो, मैं यहाँ अनजान शहर पर, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, नौकरी नहीं मिल रही है और इसकी जिम्मेवार तुम हो। फिर से वही बात शुरू हो गई। जब बात शुरू हुई तो राकेश उसको समझाने लगा, लेकिन गौरी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे दोनों में अब तेज तेज झगड़ा हो शुरू हो गया। और इसी बीच में गुस्से में गौरी ने एक थप्पड़ मार दिया राकेश को। राकेश को थप्पड़ मारने के बाद वो उठी और बराबर में ही डाइनिंग टेबल का किचन था, किचन से उसने चाकू उठाया और वो चाकू तेजी से राकेश की तरफ फेंक दिया। राकेश चाकू से हल्का सा खरोच आया, लेकिन गौरी के इस तेवर को देख के अब राकेश को भी गुस्सा आ गया। उसने वही चाकू उठाया और सीधे गौरी पर अंधाधुंध हमला करने लगा। करीब 3 वार किए उसने गौरी पर और 3 बार जानलेवा थे। गौरी वही डाइनिंग टेबल के फर्श पर गिर गई। थोड़ी देर में उसकी सांसें रुक गई। गौरी मर चुकी थी। इधर गुस्सा शांत हुआ। अब राकेश को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसे इस बात का पता था कि गौरी मर चुकी है और उसने खुद कत्ल किया है। अब वो एक कातिल है। थोड़ी देर के बाद वो गौरी की लाश को एक तरफ करता है, फर्श को ब्लड को साफ करता है और फिर गौरी के पास बैठ जाता है। अब जो खाना था वो अभी कुकर में है, खाया नहीं था, ना गौरी ने खाया था और ना राकेश ने। गौरी के पास बैठकर अब वो उससे बातें कर रहा था, यानी कि उसकी लाश से। और यही बातें जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, शुरू में कहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे साथ क्यों लड़ती हो, क्यों तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नौकरी के आड़े आ रहा हूँ,
क्यों तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा करियर नहीं चाहता हूँ? अच्छा बने, नौकरी लग जाती, लेकिन हर दिन हर वक्त तुम इसी बात के लिए मुझसे लड़ती हो। हम शुरू में कितने अच्छे थे, कोई लड़ाई झगड़ी नहीं होती थी, लेकिन देखो अब क्या हो गया। ये सारी बातें पूरी रात करता हुआ वो लाश के पास बैठा रहा। गौरी के हाथ को अपने हाथ में लेकर सुबह हो गई, सुबह भी हो गया, बैठा हुआ था। फिर उसे ख्याल आया कि इस घर में एक लाश है और वो एक कातिल है। 10 बजे के आसपास अब सुबह हो गई। 27 मार्च की तारीख आ गई। वेडनेसडे के बाद अब थर्सडे हो चुके थे। वो उठता है और बैग खाली करता है, क्योंकि 1 महीने पहले ही ये लोग पुणे से बेंगलोर शिफ्ट हुए थे। इनके पास अच्छे खासे बैग थे। एक बड़ा बैग, ट्रॉली बैग खाली करता है और उस बैग के अंदर गौरी की लाश को पैक करता है। बैग खड़ा था, बैग बड़ा था, गौरी की लाश आराम से आ गई और उसके बाद उस बैग को घसीटता हुआ वो बाथरूम में लेके जाता है। बाथरूम में बैग को रख देता है और फिर अपना एक छोटा सा बैग तैयार करता है। लगभग 12:30 बजे घर का ताला लगाकर वो बाहर निकलता है और नीचे उसकी होंडा सिटी कार खड़ी हुई थी। वो नीचे आता है और कार में बैठता है और पुणे से निकल पड़ता है। 5 घंटे तक वो ड्राइव करता रहता है और उसकी मंजिल थी पुणे, जहाँ से वो आया था। 5 घंटे के ड्राइविंग के बाद 5 घंटे के बाद करीब 5:30 बजे तक जब वो अपना मोबाइल उठाता है, मोबाइल उठाने के बाद बेंगलुरु के जिस अपार्टमेंट में रहता था उसके कारपेंटर को फ़ोन करता है, क्योंकि अभी हाल में ही आया था। कारपेंटर का बहुत सारा काम इसने कराया था और जो लैंडलॉर्ड था जिसके घर पे था ये किराए पर रह रहा था, वो उसी के ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पर रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे लैंडलॉर्ड कारपेंटर को फ़ोन करता है और कारपेंटर से कहता है कि राकेश, उसकी जो वाइफ गौरी ने खुदकुशी कर ली है और उसकी लाश इस वक्त बाथरूम में पड़ी हुई है। तुम लैंडलॉर्ड को जाकर बता दो, इसीलिए भी ताकि वो गौरी के घर वालों को भी खबर दे सके, ताकि वो लोग आकर फिर उसका अंतिम संस्कार कर सके। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और जैसे ही ये बात सुनी कारपेंटर ने, वो बदहोश हो जाता है और लैंड की तरफ भागा। उसने कहा कि ऐसा फ़ोन आया है, ऐसा फ़ोन आया है राजेश का, और कह रहा है कि उसकी वाइफ ने खुदकुशी कर ली है, जान दे दी है और उसकी लाश बाथरूम में है। ये सुनते ही मकान मालिक भी बदहोश हो जाता है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते उसने सबसे पहले बेंगलुरु पुलिस को फ़ोन किया। उसने बोला कि ऐसा बात है, ऐसी एक किराए पर रखा था और वो अभी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फ़ौरन पुलिस पहुंच गई और लैंडलॉर्ड और पुलिस की मौजूदगी में अब दरवाजे को खोला गया। अंदर पुलिस दाखिल हुई। उन्हें लगा कि कहीं लाश टंगी मिलेगी, लेकिन लाश टंगी नहीं थी, बल्कि बाथरूम में बैग में था और बैग बाथरूम में। ये बड़ी अजीब बात थी। खैर, पुलिस की मौजूदगी में बैग को खोला गया। बैग के अंदर गौरी का, अब इसका मतलब कारपेंटर को राकेश ये सही बात बताई थी। पुलिस फ़ौरन अब मकान मालिक को उसकी डिटेल मंगवाती है। उसका कार्ड, आधार कार्ड आपने लिया होगा। पता चला कि पुणे का एड्रेस है। फ़ौरन महाराष्ट्र पुलिस को बेंगलुरु पुलिस कांटेक्ट करती है और कहती है कि बेंगलुरु के पुलिस की टीम अब पुणे के लिए निकलने के लिए तैयार है। इधर इस बात से कई घंटे बीत गए। अब अचानक 27 की ही देर, मतलब रात तक, पुणे में एक पुलिस स्टेशन है, शेरवाल पुलिस स्टेशन। शेरवाल पुलिस स्टेशन के करीब एक होंडा सिटी कार आकर रुकती है और इस कार के रुकने से पहले एक काम और किया था राकेश ने। पहला फ़ोन कारपेंटर को किया था और दूसरा फ़ोन उसने पुणे की पुलिस को फ़ोन किया था और पुणे की पुलिस से उसने कहा कि उसका नाम है, उसने अपनी बीवी का कत्ल किया है और यहाँ तक कि नहीं कहा है कि उसने अपनी जान दी। उसने कहा कत्ल किया है और ये एड्रेस है और मैंने कारपेंटर को भी बता दिया है। अब भी बेंगलुरु पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए और मैं सरेंडर कर दूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अब इसके बाद राजेश की गाड़ी जाकर रुकती है शेरवाल पुलिस स्टेशन। उससे पहले राकेश ने एक जगह गाड़ी रोकी और फिनाइल की दवाई खरीदी, शीशी खरीदी और वो पूरा पी गया।
अब पुणे पुलिस को जो शेरवा पुलिस स्टेशन है वहाँ पर गाड़ी रोकने के बाद वो लड़खड़ाता हुआ उतरता है और पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहा था। कुछ पुलिस वाले उसे देखते हैं और वो इतना ही कहता है कि मेरा नाम राकेश खेड़ेकर है, मैं पुणे से आ रहा हूँ और मैंने पुणे में अपनी बीवी का कत्ल किया है और सरेंडर करना है। ये सुनते ही पुलिस भी बदहोश फौरन है उसे। फिर वो बताता है कि इस वक्त मैंने फिनाइल पी रखी है, शायद मैं मर जाऊंगा। कुछ देर में पुलिस वाले फौरन उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और फिर पास में एक सरकार हॉस्पिटल वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर चेक करता है, अभी खतरे से बाहर है। खतरे से बाहर के बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो राकेश यही कहानी बताता है जो मैंने आपको शुरू में कहा था। सिर्फ एक छोटी सी बात पर उसकी बीवी से झगड़ा हुआ, उसकी बीवी ने उसे थप्पड़ मारा, उसकी तरफ चाकू फेंका, उसे गुस्सा आ गया और वो कई दिनों से सुनसान कर ये बहुत इरिटेट हो रहा था और कि मैं उसके करियर और नौकरी के बीच में आ रहा हूँ। और वो बार बार यही कह रही थी कि तुम बेंगलोर चलो, वापस चलो, पुणे चलो, पुणे में है, दोबारा अपनी कंपनी ज्वाइन कर लूँगी, कहाँ वहाँ हम दोनों रहेंगे। मैं बेंगलुरु से जाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और इस बात पे इतना झगड़ा हुआ कि कोई वजह कोई मकसद नहीं था और जो हुआ अचानक हुआ। फिर कत्ल करने के बाद इसीलिए मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया ताकि लाश कम से कम ख़राब ना हो सके, सड़ ना सके और उसके घर वालों को वक्त रहते इसकी खबर मिल सके। एक कातिल कत्ल भी करता है, कत्ल के बाद अपनी बीवी से लगातार लाश के पास बैठकर बातें भी करता है, शिकवा शिकायत भी करता है, फिर इन्फॉर्म भी करता है ताकि उसकी लाश खराब ना हो और घर वाले वक्त पर पहुंच जाए और उसका अंतिम संस्कार कर दे। फिर खुद पुलिस को फ़ोन करता है कि आखिर में जहर पीकर पुलिस के पास खुद ही चला जाता है और सरेंडर भी कर देता है। एक पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक जरा सा गुस्सा कहते हैं, गुस्से में इंसान क्या कुछ हो जाता है। पूरी ज़िंदगी पर दोनों की शादी सिर्फ 2 साल हुए थे। अब बताइए ऐसी कितनी आजकल लगातार, नहीं लगता है कि ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई हो। मैंने दूसरा बताया था कि मैरिड की खबर, उसमें एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के बारे में पता चला कि उसका अफेयर है। वाइफ डर गई, पति को पता चल गया, पता नहीं क्या होगा, तो वाइफ उसे रास्ते से हटाने के लिए कॉफ़ी में जहर मिलाकर दे दिया। अनजान पति ने पी भी लिया। पीने के बाद बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। पत्नी को लगा कि वो मर चुका है लेकिन वो शोर भी मचाना चाहता था ताकि शक ना हो, पर अस्पताल पहुंचकर पता चला कि वो बेहोश है, मरा नहीं है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। तो बीती कई दिनों से ऐसी खबरें लगातार आ रही है, आपको सुना रही हूँ। पता नहीं मिस जो क्या हो कुछ बन रहा है। आज मुझे वो एक भारत है अपने ब्लैंड जो भी है, आज मुझे वो एक भारत है अपने ब्लैंड एंड वाइट की टीम में वो बता रहे थे कि मेरठ इंस्टीट्यूट के बाद ये जो मार्केट में ब्लू ड्रम इसकी डिमांड कम हो गई है और बहुत सारे ब्लू ड्रम को कुछ और कलर करके बेचा जा रहा है क्योंकि ब्लू ड्रम को जो भी मीम्स बने, जो है जोक्स बने हैं, जो बातें हो रही है, यही साहिल और मुस्कान वाली जो बात पता चला है कि ब्लू ड्रम का कलर ही बदल दिया गया है क्योंकि मार्केट में ये आ रहा है तो बोलता है भैया ब्लू ड्रम नहीं चाहिए, कोई और कलर का है तो दे दो। यहाँ तक हो रहा है और ऊपर से इस तरह के इंसिडेंट। कल मैंने जैसे बताया था कि हर साल उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल ऐसी ऐसी खबरें आ रही है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं और ऐसी लगातार नई नई खबरें आ रही हैं, खबरों की बाढ़ आ रही है। हस्बैंड वाइफ का जो भी मामला हो रहा है, दूसरा कोई और मामला सामने ही नहीं आ रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।